तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में, जितने भी हमारे लेक्चर हुए थे, मैंने आप लोगों से बात करी थी ऑप्टिक्स के बारे में। देन उससे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। ऑन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने कई सारे टॉपिक्स कवर किए थे, तो वो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग स्विच किए थे, एंड फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पे आए थे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक में अब आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और ऑप्टिक्स में मैंने आप लोगों को बताया था रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो उन टॉपिक्स को, उन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सीयूटी के बेसिस पे, और अक्सर और मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिफ्रैक्शन, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है बायो-सावर्ट्स लॉ। तो यहाँ पे अगर मैं उस बायो-सावर्ट्स लॉ की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। आप लोगों ने अगर सीबीएसई 12th में अगर बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा तो भी ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बायो-सावर्ट्स लॉ। एक न्यू टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि हम किसी भी वायर के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी किसी पॉइंट पे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बात हम जानते हैं दैट कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ हमारे पास, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, चाहे उसमें हमारे पास डीसी करंट हो चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो। अगर करंट कैरिंग वायर हमारे पास है, किसी वायर के अंदर अगर करंट है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं कि क्लोज लूप बनाती है। किसी भी वायर के अगर हम चारों तरफ मैग्नेटिक, अगर इस वायर के अंदर करंट है तो हमारे पास, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वायर के चारों तरफ क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और अगर ये क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी किसी एक पॉइंट पे, इस वायर से किसी आर डिस्टेंस पे। अगर इस वायर से मैं आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालूं, कहने का मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसकी इंटेंसिटी वायर से कुछ दूरी पे, वो दूरी कितनी भी हो सकती है, वो डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, वायर से पास हो सकता है, वायर से दूर हो सकता है। तो हमारे पास कोई भी हम पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी आती है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ, इसके लिए एक लॉ है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसी वायर के अक्रॉस। बायो-सावर्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ के बारे में आप लोगों को बताया। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये स्टेटमेंट के तौर पे आपसे क्या कह रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट दिस लॉ deals with the magnetic field. This law deals with the magnetic field across a current carrying wire. या फिर along a current carrying अब हम यहाँ पे बेसिकली वायर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वायर तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कितनी भी लेंथ की वायर हो सकती है। तो हम यहाँ पे उस करंट कैरिंग वायर को हम यहाँ पे बोलेंगे करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि जो लॉ है ये बेसिकली वायर के एक छोटे से एलिमेंट पे लगेगा, करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। तो मैंने अभी यहाँ पे करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट का नाम लिया है, तो बेसिकली एलिमेंट क्या है, किस तरीके से लॉ जो है आपके साथ डील करता है, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वायर ले लेता हूं। मेरे पास ये वायर हो जाएगी, दैट इज एक्स वाई। ये मैंने कोई भी एक वायर ले ली। ये वायर कितनी भी लेंथ की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये वायर जो है 4 मीटर की है, 5 मीटर की है, 10 मीटर की है या 100 मीटर की है। ये वायर कितनी भी लेंथ की हो सकती है। तो कितनी भी लेंथ के लिए हम लोग बायो-सावर्ट लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस वायर से कुछ आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेंगे P, और मैं जानता हूं कि अगर वायर है तो उसके अंदर करंट तो होगा ही। अगर वायर है तो उसके अंदर करंट हो सकता है। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो या तो अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स। करंट की डायरेक्शन या तो इस वायर के अंदर ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ।
और इस वायर से मैंने कुछ पी पॉइंट पे, कुछ दूरी पे एक पॉइंट ले लिया, और ये पॉइंट पी जो है ये इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पे है। ये पॉइंट पी जो है इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पी पे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैंने स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा था कि जो बायो-सवार्ट लॉ है वो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए अप्लाई है। स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का मतलब ये कि अगर कोई भी आपके पास वायर है और अगर आपने उस वायर का छोटा सा टुकड़ा लिया, दैट इज छोटा सा टुकड़े का मतलब अगर ये वायर एल लेंथ की है, अगर ये टोटल वायर मान लेते हैं एल लेंथ की है, तो इस वायर के अगर मैं छोटा सा टुकड़ा लूंगा और उस टुकड़े को मैंने बोला दैट इज स्मॉल एलिमेंट, वायर का क्या बोला मैंने उस टुकड़े को, दैट इज स्मॉल एलिमेंट। छोटा सा पार्ट अगर मैं वायर का लूंगा, बहुत छोटा पार्ट, तो उसको मैंने बोला स्मॉल एलिमेंट। और ये स्मॉल एलिमेंट जो है बहुत छोटा है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी डीएल। और डीएल क्यों होगी? क्योंकि ये वायर का ही हिस्सा है। ये जो आपके पास छोटा सा पार्ट है इस वायर का, जिसको मैंने बोला स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, बायो-सवार्ट लॉ जो है वो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट में ही एप्लीकेबल है। हम किसी भी वायर का किसी भी लेंथ का छोटा सा हिस्सा लेंगे और फिर जिस तरीके की वायर की शेप है, जैसे मान लो अगर सर्कुलर शेप होगी, रेक्टेंगुलर शेप होगी, स्क्वायरिकल शेप होगी, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे डीएल को। तो उस शेप का हमारे पास जो भी पेरीमीटर होगा, अगर वो स्क्वायर होगा तो पेरीमीटर, सर्कल होगा तो सर्कमफेरेंस, तो ये सब चीजें हमारे पास उस तरीके से हम लोग बायो-सवार्ट लॉ लगा सकते हैं। तो मैंने अभी एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की लेंथ कुछ भी हो सकती है एल, मैंने उस स्ट्रेट वायर का छोटा सा हिस्सा लिया दैट इज डीएल, और डीएल के बिल्कुल सामने एक पॉइंट पी है जो कि इस वायर से आर डिस्टेंस पे है। पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी वायर के अंदर करंट होगा तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लोज लूप में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे क्लोज लूप में होगी तो बेसिकली इस पॉइंट पे, मैंने पी पॉइंट पे मेरे को क्या निकालनी है, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ, कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूंगा तो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में करंट है, करंट की डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है और जहां भी आपकी 4 फिंगर्स कर्ल हो रही है तो वो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारे पास हम थंब रखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर मैं अपनी 4 फिंगर्स को कर्ल करता हूं तो वो इनवर्ट्स अंदर की तरफ कर्ल हो रही है। इसका मतलब ये कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, दैट मीन्स इनवर्ट्स टू दी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। यहाँ पे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ट्स है, तो हम उसके लिए सिंबल यूज करते हैं क्रॉस का। एक आप छोटा सा सर्कल बनाओगे और उसके अंदर क्रॉस लगा दोगे तो वो बेसिकली हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होती है, तो उसके लिए हम सर्कल लगाएंगे और सर्कल के अंदर छोटा सा डॉट लगा देंगे, तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड कब होगी? इस पॉइंट पी पे, जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे होती है तो क्या होगा कि मैं अपनी चारों फिंगर्स को जब कर्ल करूंगा, जैसे मैं अपनी चारों फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो वहां से कर्ल होके बाहर पी पॉइंट से बाहर की तरफ निकलेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां से जाके पी पॉइंट से बाहर की तरफ निकलेगी। तो इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पी पॉइंट से अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो पी पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ आएगी, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। और इस केस में मैं जब अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है तो मैं सर्कल के अंदर डॉट लगाता हूं, क्योंकि डॉट, सर्कल के अंदर डॉट का मतलब यहाँ पे ये है कि सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैंने स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लिया था डीएल, ये डीएल बेसिकली अब हमारे काम आएगा किस तरीके से। डीएल जो होता है वो भी एक वेक्टर होता है। यहाँ पे हमारे पास ये जो डीएल होता है, इस वायर का छोटा सा एलिमेंट, वो भी बेसिकली वेक्टर होता है। वेक्टर क्यों होता है? इसको हम बोलते हैं लेंथ एलिमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट, करंट बेसिकली स्केलर माना जाता है। अगर हम देखें तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हम कंसीडर करते हैं, लेकिन करंट को फिर भी हम स्केलर बोलते हैं। और अगर जनरली तरीके से देखा जाए तो करंट ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर, उसको हम टेंसर क्वांटिटी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर किताबों में देखें तो करंट जो है वो स्केलर है। और लेकिन करंट की डायरेक्शन मैटर करती है कि करंट ऊपर है नीचे है, उसी करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो करंट तो लेकिन स्केलर है, तो करंट को डायरेक्शन देने का काम करेगा डीएल, इसलिए मैंने डीएल को यहाँ पे वेक्टर लिया है। करंट की डायरेक्शन तो नहीं होती है, करंट क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो करंट की जो डायरेक्शन देगा वो देगा डीएल, इसलिए मैंने डीएल को वेक्टर लिया है यहाँ पे। बेसिकली डीएल जो है वो है आपके पास एक लेंथ, करंट कैरिंग एलिमेंट, छोटा करंट कैरिंग एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब इसकी लेंथ बहुत छोटी है, इसलिए मैंने इसको डीएल से रिप्रेजेंट करा है। अब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों, जब मैं बायो-सवार्ट लॉ लगाता हूँ तो बायो-सवार्ट लॉ लगाने के लिए बेसिकली कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या है सबसे पहले देखते हैं। अगर मैं
कोई भी वायर ले रहा हूँ, उसकी लेंथ L है और उस वायर का मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है, दैट इज DL। तो इसका मतलब ये कि पहले मैं DL के अक्रॉस इस छोटे से DL वाले पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा इस P पॉइंट पे। तो अगर मेरे पास इस छोटे से पार्ट की लेंथ DL है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी आएगी। जितनी लेंथ ज्यादा बड़ी होगी, जितनी वायर बड़ी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा होती है। तो अगर वायर छोटी होगी, मतलब अगर मैं इस वायर का छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, तो उस पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी P पॉइंट पे, वो भी बहुत छोटी आएगी, दैट मीन्स DB। तो यहां पे हमारे पास जो DB होगा दोस्तों, सबसे पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। दैट मीन्स जितना ज्यादा वायर के अंदर करंट होगा, उतना हमारे पास उतनी मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के चारों तरफ हमें देखने को मिलेगी। जितना ज्यादा वायर के चारों तरफ करंट होगा, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिलेगी वायर के चारों तरफ। अगर वायर के अंदर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी, और वायर के अंदर अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी। अब इसके बाद जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज DB है, DB का मतलब यहां पे मैंने आपको बताया छोटी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। अगर ये लेंथ बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको हम इंटीग्रेट करके B लिख सकते हैं, क्योंकि फिर वो B जो होगा वो पूरी की पूरी लेंथ के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन अभी मैं छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी आएगी। लेकिन अगर मैं करंट बढ़ा देता हूं तो इस DB की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा, DB डिपेंड करता है DL पे। मैंने भी आपको बताया कि अगर DL DB जो डिपेंड करेगा दूसरा, वो डिपेंड करेगा DL पे। अगर DL हमारे पास बढ़ जाएगा, अगर कोई भी छोटा करंट एलिमेंट बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी ज्यादा वायर लंबी होगी तो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। जरूरी नहीं है कि अगर वो वायर लंबी है, अगर उसमें हमने उस DL को भी बड़ा कर दिया, अगर मैंने इस करंट कैरिंग एलिमेंट को भी ज्यादा ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पे भी ज्यादा आएगी। अब इसके बाद जो हमारे पास DB है, वो डिपेंड करेगा, एक फैक्टर है और उस फैक्टर का नाम है थीटा। और वो जो थीटा होता है बेसिकली वो होता है करंट कैरिंग वायर के अंदर, मतलब करंट और जो हमारे पास R वेक्टर है, बेसिकली ये जो R है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये R P पॉइंट का डिस्टेंस है वायर से, लेकिन ये भी हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में कहलाएगा, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं बोलता हूं पोजीशन वेक्टर। तो जो इस P पॉइंट की वायर से पोजीशन बताएगा, तो उसको मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के अंदर हमारे पास डिस्टेंस भी आ जाता है, और उसके बाद जो पोजीशन वेक्टर होता है, तो वेक्टर की वजह से उसकी डायरेक्शन भी आ जाती है कि P पॉइंट जो है वो वायर से किस डायरेक्शन में है, या तो वो राइट डायरेक्शन में होगा या लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए मैंने R को R वेक्टर बोला है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने अभी एक थीटा बनाया है। इसका मतलब ये जो थीटा है, ये करंट जिस डायरेक्शन में करंट होगा और जिस डायरेक्शन में R है, R बेसिकली है वायर से P पॉइंट की तरफ। R जो होगा, मैंने अभी आपको बताया कि R जो होगा वो बेसिकली पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर R बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है पॉइंट P की, तो इसलिए मैंने इसको बोला पोजीशन वेक्टर। तो R वायर से राइट डायरेक्शन की तरफ होगा, और जो आपके पास करंट है वो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, और करंट और R डायरेक्शन R वेक्टर की के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो इसका मतलब ये कि ये जो थीटा है, ये थीटा जितना ज्यादा होगा या फिर जितना कम होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फैक्टर्स आ चुके हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है। पहला करंट पे, दूसरा DL पे, जितना ज्यादा करंट एलिमेंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और तीसरा दैट इज साइन थीटा पे। अब एक चौथा फैक्टर है, तो हमारे पास जो DB होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इस R स्क्वायर के, मतलब इसके डिस्टेंस, ये जो R लिखा है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इस P पॉइंट को मैं वायर से दूर लेके जाऊंगा, जितना ज्यादा इस P पॉइंट को मैं वायर से दूर लेके जाऊंगा, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होगी। क्योंकि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं, तो जितना ज्यादा पॉइंट P वायर के पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे ही मैं इस P पॉइंट को वायर से दूर लेके जाता जाऊंगा,
और ये आर बढ़ता जाएगा तो बेसिकली जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहाँ पे डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब मैं इन चारों टर्म्स को कंबाइन करता हूं, अब इससे ज्यादा हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि डीवी जो है इन चारों फैक्टर के अलावा और किसी पे डिपेंड नहीं करती है, और अगर डिपेंड करेगी तो वो बाद में हमारे पास और भी कई सारे लॉज हैं, उन लॉज में बताऊंगा मैं आपको, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, या फिर हमारे पास और भी लॉज हैं, मैक्सवेल्स का लॉ जो है वो भी आपके पास काम आएगा। तो अभी हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से वो सिर्फ इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, करंट पे, डीएल पे। अगर मैग्नेटिक करंट कैरिंग एलिमेंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और उसके बाद साइन थीटा पे अगर ये एंगल जो है चेंज होता है, अगर ये एंगल बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और अगर एंगल कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाती है। ये थीटा जो है बेसिकली करंट की डायरेक्शन, और मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। अब करंट ऊपर है और आर इधर है, तो जो भी थीटा होगा इनके बीच में वो हम थीटा वहां पे कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट पी है ये बिल्कुल वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है। ये जो पॉइंट पी है ये बिल्कुल वायर के बिल्कुल सामने होता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा हमारे पास हो जाएगा दैट इज 90 डिग्री। लेकिन हर केस में तो 90 डिग्री नहीं होगा, तो अगर कोई भी केस अगर आपके पास आता है कि अगर 90 डिग्री नहीं है तो उस केस में जो भी थीटा होगा वो आपको वैल्यू पुट करनी है। अब अगर मैं अभी मैंने आपको बताया था कि जो करंट है ये करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो नहीं है। तो मैंने अभी आपको बोला कि करंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में थीटा देखते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर ना करें, करंट की डायरेक्शन हम अगर करंट को वेक्टर नहीं ले रहे, हम करंट तो स्केलर है तो वेक्टर किसको लेंगे, डीएल को। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डीएल की डायरेक्शन होती है वो करंट की ही डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में करंट होगा डीएल भी उसी डायरेक्शन में होगा। अगर करंट ऊपर है तो डीएल भी ऊपर होगा, और अगर करंट नीचे है तो डीएल भी नीचे होगा। और डीएल हमेशा करंट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। अगर आपके पास कोई सर्कुलर वायर है और सर्कुलर वायर के अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, अगर सर्कुलर वायर के अंदर मान लो करंट क्लॉकवाइज है, तो जो डीएल होगा वो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा। जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो हर पॉइंट पे क्या होगी, करंट के टेंजेंशियल। तो डीएल की डायरेक्शन हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी चीज, अब अगर जब मैं इन चारों टर्म्स को कंबाइन करता हूं, तो चारों टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो यहां पे लिखेंगे कंबाइनिंग दी अबव टर्म्स। तो यहां पे हमारे पास डीबी जो है, सबसे पहले जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं, दैट इज डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो डिवीजन में आ जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जो है ये परेशान कर रहा है, तो अगर मैं इसको हटाता हूं तो डीबी जो है वो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाया तो ये कांस्टेंट आया, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये कांस्टेंट हमारे पास आया, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। इस कांस्टेंट का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट होके आ गया है मैग्नेटिक फील्ड का, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्मूला है, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन भी होती है। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको अभी मैग्नीट्यूड बताएगा, वैल्यू बताएगा, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा। डायरेक्शन अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है तो उसके लिए अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो डीबी का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, स्केलर फॉर्मूला, जिसमें आपको डीबी की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब डीबी जो है, ये मैंने अभी जो डीबी निकाला था, ये बेसिकली छोटी मैग्नेटिक फील्ड है एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए। ये छोटी मैग्नेटिक फील्ड है छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए। लेकिन अगर मान लो वायर बड़ी हो जाए, या वायर मैंने अभी आपको बोला किसी भी शेप की हो सकती है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, क्लियर है, या फिर और भी कई सारी शेप्स हो सकती हैं, ट्रायंगुलर। तो अगर वायर किसी भी शेप की हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डीबी को इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद म्यू नॉट बाय 4 पाई मैंने भी आपको बताया कांस्टेंट है। वायर के अंदर आपने एक बार करंट दे दिया तो वो भी कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट वो भी आप बाहर ले लोगे। आर स्क्वायर जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो भी आप बाहर ले लोगे, क्योंकि वो भी कांस्टेंट रहता है। उसके बाद आपके पास साइन थीटा, थीटा जो है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
तो आप साइन थीटा अगर 90 होगा तो 90 रख देना, और अगर थीटा अगर कुछ और हो सकता है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर थीटा की वैल्यू गिवन होगी, वैसे मैक्सिमम केसेस में थीटा जो है 90 ही होता है, तो हमारे पास साइन 90 1 हो जाएगा, तो उसको भी हम बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास सिर्फ इंटीग्रेशन जो होगा वो डी वाले पार्ट का होगा, दैट इज डीएल का। तो जैसी वायर होगी, जिस ज्योमेट्रिकल शेप की वायर होगी, जैसे आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे, जैसे मान लो सर्कुलर वायर है तो और उसका रेडियस आर है, तो जैसे आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर। तो आप 2 पाई आर जैसी डीएल की जगह आप इंटीग्रेट करके 2 पाई आर लिखोगे, आर से आर कट जाएगा, तो जो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो उस ज्योमेट्रिकल शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी एट अ पॉइंट या फिर एट अ डिस्टेंस आर। तो यहाँ पे हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सो मैंने भी आपको बताया था डीबी के बारे में, और इसके अंदर मैंने भी आपको बताया म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आया तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत मैटर करेगी, क्योंकि कांस्टेंट छोटा मोटा कांस्टेंट नहीं है। अब अगर मैं इस कांस्टेंट के बारे में आपको बताऊं तो फटाफट से इसको नोट डाउन करके इस कांस्टेंट के बारे में हम लोग आते हैं, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई से पहले मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला आया है बेसिकली स्केलर का फॉर्मूला है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकलेगी यहाँ से, वो मैग्नेटिक फील्ड आपको सिर्फ वैल्यू बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगी दोस्तों? आपको सिर्फ वैल्यू। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो इस फॉर्मूले का जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो कांस्टेंट एज इट इज ही रहेगा, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब आई जो है वो स्केलर है, तो उसको मैं बाहर रख लेता हूं। अब कहानी जो होगी वो मैंने अभी आपको बताया था कि बायो-सावर्ट लॉ के अंदर डीएल जो है वो हमारे पास क्या रहेगा? वेक्टर। आर हमारे पास क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में जो जो वेक्टर है उसको हम कंसीडर करेंगे। डीबी के ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगाया, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया? बेसिकली वेक्टर फॉर्म या फिर वेक्टर फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो वेक्टर फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यह है डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, डीएल क्रॉस आर। अब देखो हमारे पास ए क्रॉस बी जो होता था, अगर हमने 11th में पढ़ा, 11th में वेक्टर वाला टॉपिक अगर पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास हमें पता है कि दैट ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो होता है हमारे पास ए बी साइन थीटा। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं ए क्रॉस बी वाले फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा डीएल इंटू आर, यहां पे हमारे पास हो जाएगा डीएल इंटू आर साइन थीटा, और नीचे आर क्यूब है तो डीएल आर साइन थीटा आएगा, ऊपर एक आर आएगा तो आर से आर कट जाएगा, तो वो हमारे पास बेसिकली यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने उस फॉर्मूले को, मैंने साइन थीटा को डीएल क्रॉस आर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये हमारे पास एक वेक्टर फॉर्मूला आ गया। इसके अंदर अगर ये वेक्टर की फॉर्म बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर ये वेक्टर फॉर्म बता रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? डीएल को हम क्रॉस करेंगे आर की तरफ, डीएल क्रॉस आर। डीएल की डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है, आपको अपना अंगूठा रखना है, और आर की तरफ आपकी चारों फिंगर्स रख के उसको कर्ल करो। जहां भी आपकी तरफ आपकी चारों फिंगर्स जो है वो कर्ल हो रही है, पॉइंट पी पे वो आपके पास क्या हो जाएगा? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, अगर हम डीएल की डायरेक्शन, मैंने आपको बताया कि डीएल की डायरेक्शन जो है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होती है। तो डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, तो डीएल की डायरेक्शन में मैंने अपना थंब रखा और पॉइंट पी की तरफ अंदर की तरफ कर्ल कर दिया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्स होगी, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे दोस्तों? दैट इज क्रॉस। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है दोस्तों वो हो जाएगी हमारे पास क्रॉस। तो अब ये फॉर्मूला जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्मूला है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि म्यू नॉट बाय 4 पाई के बारे में, कि जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है ये बेसिकली कोई मामूली कांस्टेंट नहीं है, इसके पीछे भी कई सारे हमारे पास फैक्ट्स हैं, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। इस कांस्टेंट को बोला जाता है दोस्तों मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट, मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, क्योंकि इस म्यू नॉट बाय 4 पाई का जो आपको इसकी जो वैल्यू है या फिर जो कांस्टेंट है ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक परेशान करेगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई इसकी जो वैल्यू है दोस्तों
म्यू नॉट बाय 4 पाई की वो होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या फिर हो सकती है दोस्तों वेबर पर मीटर पर एम्पियर। हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला पर मीटर पर एम्पियर। एम्पियर आपको पता है करंट की यूनिट है, मीटर लेंथ, टेस्ला जो है दोस्तों वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट, टेस्ला जो है वो होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट, और जो वेबर है वो हमारे पास यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैं आपको टॉपिक, जब मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक करवाऊंगा उसके बारे में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जो भी होगा उस टाइम पे डिस्कस करूंगा। तो अभी हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7, ये वैल्यू याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा काम आएगी। म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7। अब अगर यहां से मैं म्यू नॉट की वैल्यू निकालता हूं तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4 पाई को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब अगर मैं यहां से जो म्यू नॉट की वैल्यू है, ये म्यू नॉट की वैल्यू काम आती है जब हमारे पास किसी भी वायर के, अगर हम जैसे मान लो सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर के अक्रॉस हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली सेंटर पे, तो पाई से पाई कट जाता है, 4 से 4 कट जाता है, तो म्यू नॉट बचता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनमें डायरेक्ट म्यू नॉट की वैल्यू हमें बतानी होती है। अब ये म्यू नॉट क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये म्यू नॉट है आपके पास बेसिकली मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहने का मतलब, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फ्री स्पेस में निकाल रहे हैं या फिर वैक्यूम में निकाल रहे हैं या फिर एयर में निकाल रहे हैं, फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, ये तीनों मीडियम जो है आपके पास लगभग सेम जैसे ही होते हैं। एयर को बेसिकली मीडियम में काउंट किया जा सकता है, लेकिन एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बताया था। तो फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम के लिए जब हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालेंगे तो उसको म्यू नॉट बोलते हैं, और म्यू नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता दी, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻�7। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम किसी मीडियम में निकाल रहे हैं, अगर वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल वाटर, ऑयल, या फिर आपके पास कोई भी एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जो कि एयर से बहुत ज्यादा डेंसर है, जो कि फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम है, तो उसके लिए म्यू नॉट की वैल्यू चेंज हो जाती है। फिर वो हम उसके लिए लिखते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, और उस केस में जो उस म्यू नॉट की वैल्यू है वो म्यू नॉट नहीं रहता है, उस केस में इसमें नॉट हट जाता है, दैट इज सिर्फ मीडियम के लिए म्यू रह जाता है। तो म्यू की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगी दोस्तों, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास म्यू नॉट के बारे में मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर। तो हमारे पास ये बायो सवार्ट लॉ है, इसके बारे में आपको मैंने डिस्कस कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट मैंने आपको अभी बताई थी, दैट इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट है दोस्तों, ऐसा यूनिट के बारे में आप लोग जानते हैं, एक ऐसी यूनिट जो कि यूनिवर्सल लेवल पे कांस्टेंट रहती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी इज टेस्ला। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की, वो होती है गॉस। दैट इज कैपिटल जी। तो ऐसा यूनिट ऑफ बी पूछ लेता है कि दैट व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास गॉस जो है वो काम आएगी, दैट इज जो, और ऐसा यूनिट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है टेस्ला। अब इनके बीच में भी हमारे पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है दोस्तों, तो हमारे पास ये रिलेशन है दैट वन गॉस जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर। वन गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला। अगर मेरे को टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करना है या फिर गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना है तो इस रिलेशन से मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो हमें देखना होता है कि जो यूनिट्स हैं वो सारी की सारी एमकेएस यूनिट्स में है या नहीं है, सीजीएस यूनिट्स में है या नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ यूनिट्स एमकेएस में है, 1-2 यूनिट सीजीएस में है, तो आपको उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा
वैसे ही SI यूनिट और CGS यूनिट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है वो रहा, दैट इज 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला। मैंने आपको बताया दूसरी चीज कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन ऑफ B is always perpendicular to the plane, is always perpendicular to the plane। कहने का मतलब, अगर मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्लेन पे आपने वायर रखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो आपने इस प्लेन पे आप काम कर रहे हो, तो इसके परपेंडिकुलरली जो डायरेक्शन होगी, या तो वो अंदर की तरफ हो सकती है परपेंडिकुलर, या वो बाहर की तरफ हो सकती है। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी या तो वो अंदर होगी या बाहर। और अंदर के लिए मैंने आपको बताया हम लोग क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं, और बाहर के लिए हम लोग डॉट का। तो सर्कल के अंदर आप जब क्रॉस बना दोगे तो वो इन्वर्स हो जाता है, और सर्कल के अंदर आप जब डॉट बनाते हो तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स आप लिखोगे, और अगर क्रॉस होगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा रखा है, तो इसका मतलब ये मैंने भी आपको बताया था कि उस फॉर्मूले से, अभी जो मैंने वेक्टर वाला फॉर्मूला आपको बताया था, डीएल की डायरेक्शन में आपकी फिंगर होनी चाहिए, आपका थंब होना चाहिए। आर की डायरेक्शन में आपकी चारों उंगली होनी चाहिए। आप जैसी आर की पी पॉइंट की तरफ कर्ल करोगे तो आपका जो कर्लिंग है, आपकी जो फिंगर कर्ल हो रही है वो अंदर की तरफ हो रही है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट से अंदर जा रही है और यहां से बाहर निकलेगी। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्रॉस। तो बायो-सावर्ट लॉ के अंदर दोस्तों इतना ही है, बाकी इससे ज्यादा बायो-सावर्ट लॉ के अंदर हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और अगर कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि सीयूटी के अंदर पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो उसकी आप टेंशन मत लेना। बायो-सावर्ट लॉ को बहुत बेहतरीन तरीके से देखो इस वीडियो को, और इसके अंदर कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं आपके डाउट्स, आपको जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और लास्ट जितनी भी टॉपिक्स की वीडियोस मैंने बनाई हैं उन वीडियोस को प्लीज आप जाके देखो। डाउट आ रहा है तो पूछो और तैयारी शुरू कर दो बेहतरीन तरीके से। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक को लेके अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।